मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी 6 चैप्टर जल संसाधन। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सारा तो ही है। तो आज पूरा महातांडव होने वाला है 2024 के लिए, क्योंकि ये तो प्रश्न तो आएगा ही। चलो बिना देर करते हुए वीडियो की ओर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है कि भू भूमिश क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आसाम। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गोदावरी नहर किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तालाबों द्वारा सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस यहाँ पे देखो, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबोध किया गया है? तो वो है 2002 में। 2002 में निम्नलिखित में से किस नदी के जल को उपयोगिता निम्नलिखित में से किस नदी के जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो वो है गंगा नदी। भूमिगत जल के अतिक विदोहन से किन युग्म राज्यों के भूमिगत जल में आर्सेनिक से केंद्रीय में वृद्धि अनुभव की गई है? वो है बिहार और पश्चिम बंगाल। भूमिगत जल के अति विदोहन से किन युग्म राज्यों के भूमिगत जल में सार्वजनिक के केंद्रीय में वृद्धि अनुभव की गई है? वो है कौन? तो बिहार और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषण नदियां कौन है? तो गंगा नदी और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन सा है? तो वो है गंगा नदी और यमुना नदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों एक ही क्वेश्चन लग रहा है ना? हाँ, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अभी 9 में जाते हैं। 9 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वो है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो वो है वायु प्रदूषण। आप चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और यहाँ पे पूछा है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है कि गोदावरी नहर किस राज्य में है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोदावरी किस में है? तो महाराष्ट्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, हो ना, महाराष्ट्र। और यहाँ पे पूछा है कि धरातल और भूमिगत जलीय संसाधन का कुशल प्रबंध क्या कहलाता है? कुशल प्रबंध क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो आप लोग को इधर इस साइड पे देखने को मिल जाएगा, हमको नहीं पता है। यहाँ पे चेकआउट आप लोग जल्दी से करवाते हैं। कुशल वो जल और संभरण प्रबंध को कहा जाता है। जल संभरण प्रबंध को कहा जाता है। ओके, आप चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नलकूप है ना? आप लोग पता है नलकूप है। वो भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नलकूप। ओके, यहाँ पे नलकूप लिखा ही होगा जरूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नलकूप है ना? हाँ हाँ, नलकूप है। यहाँ पे नलकूप। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? वो है चक्रीय साधन। चक्रीय जल साधन है ये जल किस प्रकार का साधन है? तो वो है चक्रीय संसाधन। जल किस प्रकार का साधन है? तो चक्रीय जन साधन है। सॉरी, जल किस प्रकार का संसाधन है? वो चक्रीय संसाधन है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। जल प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखिए। तो वो है प्रदूषित जल से दस्त और पेचिस और पीलिया आदि बीमारी का उत्पन्न होती है। आप चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में घटते जल संसाधनों के लिए उत्तरदायी 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में घटते जल साधनों के लिए उत्तरदायी कारकों में एक कारक महत्वपूर्ण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जल उपयोग में वृद्धि, कृषि सिंचाई कार्यों में भूमिगत जल का तेजी से बढ़ता हुआ उपयोग और बढ़ता जल प्रदूषण। और पॉइंट नंबर 5 में दिया जल और संरक्षण। पॉइंट नंबर 5 में दिया है जल संरक्षण एवं प्रबंध के प्रति जन चेतना का अभाव। आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? और 3 कारण दीजिए। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? 3 कारण लिखना है, 3 कारण देना है।
तीन कारण। तो क्यों आवश्यक है, तो इसमें लिखना है भारत में सिंचाई की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित तीन कारण है। पॉइंट नंबर 1, वर्षा का आसमान वितरण का तथा वर्षा की अनिश्चितता देश की। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है। पश्चिमी भारत में मध्यवर्ती दक्कन के पठार पर वार्षिक और वर्ष की एक मात्रा बहुत कम रहती है। साथ ही देश में होने वाली मानसूनी वर्षा असुनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में देश के कृषि और क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता सुनिश्चित होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, वार्षिक और वर्षा की अल्प अवधि। भारत में प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक वर्षा 90% भाग जून से लेकर सितंबर तक 4 महीना में प्राप्त होता है। वर्षा की शेष अवधि में कृषि उत्पादन की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, कई कृषि फसलों के उत्पादन के लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि चावल, गन्ना तथा जूट ऐसी ही कृषि फसलें हैं। अतः ऐसी ही कृषि फसलों के लिए जलापूर्ति सिंचाई के माध्यम से संभव होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में पूछा है कि भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। भारत में भौम जल के वितरण का उल्लेख कीजिए। भूमिगत या भौम जल से आशय और सदृश क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाले जल भूमिगत जल कहलाता है। ऐसे कुआं, नलकूप तथा अन्य साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 पे देना है कि भारत में भूमिगत जल का वितरण समान नहीं है। भारत में उत्तरी विशाल मैदान में गंगा, ब्रह्मपुत्र के जड़ों और मिट्टी के मैदान के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व आसाम आदि राज्यों में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है। सिंधु गंगा मैदान के भाबर तथा तराई क्षेत्र में भूमिगत जल के विशाल भंडार विद्यमान है। जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व आसाम राज्यों के हिमालय के सारे विस्तृत तराई वो आभार क्षेत्र में थोड़ी गहराई में ही जल प्राप्त हो जाता है। ओके, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग कठोर और चट्टानों से निर्मित है। अतः जल और शीर्षकार नीचे प्रवेश नहीं कर पाता है। अतः यह भूमिगत जल की कमी मिलती है। और दक्षिण भारत में नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में जहाँ कांप मिट्टी के निपेच है और भूमिगत जल के स्रोत उपलब्ध है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जल संभार प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखें। तो जल संभार, उसके बाद प्रबंध के प्रमुख रूप से 2 उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 1 में जल संभारण और प्रबंधन के अंतर्गत निर्बाध रूप से प्रवाहित जल को रोकना तथा विभिन्न विधाओं जैसे अंततः तालाब, रिचार्ज, कुएं आदि के द्वारा सतही जल का भंडारण और संग्रहण तथा रिचार्ज और पुनर्भरण सम्मिलित होता है, जिससे भूमिगत जल के भंडार में वृद्धि की जाती है। पॉइंट नंबर 2, जल संभरण प्रबंध के अंतर्गत सभी प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे तथा प्राणियों और जल संभरण सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग से को सम्मिलित किया जाता है। जल और संरक्षण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और संसाधनों तथा समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह से दिया है कि अल्विनिया जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग ने भारत को जल संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए विवेश किया गया है। इस कथन को नया संगत ठहराना है। आप चलते हैं यहाँ उत्तर को देखते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से है। पॉइंट नंबर 1, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि और आधुनिकीकरण, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता घट रही है, जबकि इसकी मांग
तीव्र गति से बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, महानगरों के लवणीय जल को स्वच्छ जल में परिवर्तन करना अधिक लागत के कारण संभव हो नहीं है, इसलिए भविष्य में सागरों से स्वच्छ जल प्राप्त करना कठिन है। पॉइंट नंबर 3, भारत के सतत पोषणीय विकास के लिए जल की सतत एवं पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। साथ ही जल बचत तकनीकों तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के प्रभावी उपयोगों को लागू करना भी आवश्यक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा है यहाँ पे 6, क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरह से पूछा है कि केंद्रीय और राज्य सरकार ने देश में बहुत से जल संभरण और विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो इसका उत्तर होगा भारत के विभिन्न भागों में संचालित प्रमुख जल संभर विकास परियोजनाएं निम्नलिखित है। हरियाली मतलब कि इसका परियोजना निम्नलिखित है। आप चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं कि हरियाली परियोजनाएं। ओके, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल और संभर विकास परियोजना। ओके, उसके बाद हम चलते परियोजना मतलब विकास परियोजना है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, जिससे उन्हें पीने पानी और मत्स्य पालन तथा वनारोपण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल पूर्ति हो सके। यह परियोजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण के लिए पर्याप्त जल पूर्ति हेतु ग्रामीण लोगों के सहयोग से संचालित की जा रही है। पॉइंट नंबर 1 पे नीरू और मिरू या जल या फिर आप यह आंध्र प्रदेश के निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में नीरू मिरू जल या आप। ओके, आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अरवारी पानी संसद अरवार राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचनाएं जैसे अंत और ताल और जोहार की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। और तमिलनाडु भारत का प्रथम राज्य है और जिसने प्रत्येक घर में जल और संग्रह संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया। और वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां बताइए। तो 3 विधियां कौन सा है? तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर यहाँ से पॉइंट नंबर 2 से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा लिखना है तब होगा अच्छा तरह से। आप चलते हैं इसका आंसर है वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां बताइए। तो यहाँ पे देखो वर्षा जल संग्रह की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जा रहा है और जिनमें निम्नलिखित 3 विधियां उल्लेखनीय है। पॉइंट नंबर 1 टांका में क्या है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्र में अवस्थित और बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रह ढांचे का उपयोग किया जाता है। ढांका या कोंड के नाम से प्रसिद्ध यह वर्षा जल संग्रह ढांचा वस्तु एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है जिसका निर्माण घर में या घर के आसपास पास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 2 तालाब एवं झील के बारे में लिखना है। तालाब एवं झील के बारे में तो ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षा जल और संग्रह के लिए धरातलीय संरचना जैसे तालाब एवं झीलों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 3 विधियां से भी वर्षा जल और संग्रह से किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 पे दिया है जल संभर में जल और संभर प्रबंध द्वारा प्रस्तर कूप व चेक डैम और निर्मित कर जल संग्रह। पॉइंट नंबर 1 सर्विस कूपों द्वारा घरों की छतों के लिए जल का संग्रह। और पॉइंट नंबर 2 और पुनः भरण कूपों द्वारा वर्षा जल का संग्रह। पॉइंट यहाँ वस्तुएं
वस्तुत वर्षा जल संरचना में घरों की छतों और सड़कों तथा अन्य अवैध सतह वाले क्षेत्रों के संग्रहण के लिए छोटी छोटी नलियों और प्लास्टिक टैंकों तथा पाइपों का उपयोग करना होता है। इस प्रणाली के द्वारा वर्षा जल को ग्राम के सूखे कुआं तथा शुष्क तालाबों से संग्रहित करने के लिए सतत प्रयास तो होते ही है, साथ ही अपने घरों के समापवर्ती क्षेत्र के जल को समर्थ व्यर्थ में प्रभावित होने के लिए रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी जो वर्षा जल के संग्रहण पद्धति में सम्मिलित किए जाते हैं। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल संग्रह क्या है? भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? वर्षा जल और संग्रहालय की आवश्यकता। वर्षा जल संग्रह से आशय वर्षा जल संग्रहालय वह तकनीक है जिसके द्वारा धरातल अथवा भूमिगत जल भूत में वर्षा जल एक संग्रहित किया जाता है। अर्थात वर्षा जल संग्रहालय से तापीय भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है। वर्षा जल जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहालय कहलाता है। आप भारत में वर्षा जल संग्रह की आवश्यकता। भारत में वर्षा जल संग्रह की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पॉइंट नंबर 1, वर्षा जल संग्रह धरातलीय व भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि कर भूमिगत जल के स्तर बढ़ाना है और साथ ही इससे भूमिगत जल ऊर्जा में बचत होती है। और पॉइंट 2 में दिया है कि फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण और भूमिगत जल और की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3 में दिया है मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। पॉइंट नंबर 4 में दिया है वर्षा जल संग्रहण विधि को जल भूतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे तटीय क्षेत्र में सागर के लवणीय जल का प्रवेश रुक जाता है। पॉइंट नंबर 5 में दिया है वर्षा जल संग्रहालय घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर मानवीय और समुदाय की निर्भरता को कम करता है। पॉइंट नंबर 6 में दिया है भारत के अधिकांश नगरों में जल की मांग जल की आपूर्ति की तुलना में काफ़ी बढ़ चुकी है। वर्षा जल संग्रहालय से नगरों में जल बढ़ती और मांग को काफ़ी सीमा तक पूरा किया जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 पे दिया है कि भारत में, यहाँ पे 2 पे दिया है भारत में जल प्रदूषण की समस्या तथा इसकी नियंत्रित संबंधित उपायों का विवरण कीजिए। उपायों का विवरण करना है। भारत में जल प्रदूषण की समस्या। भारत में उपलब्ध जलीय संसाधन का तेजी से निम्न करना हो रहा है और मैदानी भागों में प्रवाही अधिकांश नदियों में प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली में तथा इटावाओं के मध्य से यमुना देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। और दूसरी ओर अहमदाबाद में साबरमती और लखनऊ में गोमती और मदुरै में काली और अडयार और कुमाऊं तथा बेगिया नदी, हैदराबाद में मैसूर तथा कानपुर व वाराणसी में गंगा नदी भी गंभीर रूप से प्रदूषित देश में विभिन्न भागों में भारी विषैली और धातु और फ्लोरा व नाइट्रोजन के केंद्रीय से भूमिगत जल भी प्रदूषण हो रहा है। तो तथा उन तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार को प्रदूषित संरक्षण तथा दीर्घकाल तक जल की आपूर्ति कायम करने के लिए प्रभावशाली और नीतियां तथा कानूनों को कार्यान्वित करना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ से देखेंगे। आप चलते हैं इसमें जल प्रदूषण की समस्याओं का निवारण। वर्तमान में जल प्रदूषण की समस्या का विवरण। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित बोर्ड तथा अधिनियमों के माध्यम से जल प्रदूषण नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उक्त और बोर्ड के माध्यम से देश के 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त जलीय गुणवत्ता के आंकड़े तथा
आंकड़े द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैव और जीवाणु संदूषण है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 2, जल और अधिनियम। जल अधिनियम 1974 में प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रदूषण नियंत्रण के यह अधिनियम प्रभावी ढंग से यह देश में लागू नहीं हो सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन 1997 में जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले 251 उद्योग देश में नदियां या झीलों के किनारे स्थापित कराए गए थे। पॉइंट नंबर 3, जल का अधिनियम 1997 इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण कम करना है, लेकिन यह अधिनियम भी देश में बढ़ते जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। आप चलते हैं इसमें जाते हैं इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज व ऊर्जा संसाधन को देखते हैं। खनिज व ऊर्जा संसाधन में कैसा क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, इसमें सिवास मुद्रियम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो कर्नाटक में स्थित हो गया, कर्नाटक में स्थित है। ओके, कर्नाटक याद रखना है। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। कहाँ पे है, तो झारखंड में ही है। और बम्बई मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, तो वो है पेट्रोलियम। कौन है, तो वो है पेट्रोलियम। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो वो है सऊदी अरब। और मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में है। और उस निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है, तो वो है झारखंड में ही है, झरिया में है। धनबाद झरिया। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 7, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो वो है पवन। और झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और बिटुमेन्स किस खनिज का प्रकार है, तो वो है कोयला। बिटुमेन्स किस खनिज का प्रकार है, तो कोयला का है। और हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, राइट आंसर हो गया। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। और धात्विक खनिजों के नाम बताइए। धात्विक खनिज के नाम बताना है, तो इनमें लो आयस तांबा, लोहा तथा बॉक्साइट जैसे धातु प्रदान करने वाले खनिज सम्मिलित होते हैं। और एंथ्रासाइट कोयला क्या है। तो एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म नाम है। ओके, और किन्हीं चार लो आयस उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए, तो वह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गोवा। किन्हीं चार लो आयस वाला उत्पादन वाला राज्य तो कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और गोवा। माय गॉड। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में दिया है कर्नाटक राज्य में किस तेलन शोषण कारखाने का नाम बताइए, तो वो है मैंगलोर और पेट्रोकेमिकल और लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो यूरेनियम। तथा थोरियम आदि परमाणु मतलब थोरियम आदि परमाणु खनिजों के अणुओं के नियंत्रित दशाओं में विखंड से प्राप्त ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया। आई होप आज का वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करना। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।